देखो। हाँ, मीडियम। जब नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है संजू, लाइट एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये हमारा कंसर्न रहता है हमेशा। 100% अगर कोई कन्वर्शन हो सके, 100% एनर्जी हमें वापस मिल सके, इसका ध्यान हमने हमेशा से रखा। रिफ्रैक्शन का पहला यूज, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ ये जो टोटल वर्ड है, ये एनर्जी के लिए लिखा गया है। अगर नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात करें, एयर से लाइट आई, एयर में वापस चली गई, कुछ एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। हो नहीं जाती है, होगी ही हो। ये इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, इनमें इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये जितनी इंटेंस होती है, इसमें इंटेंसिटी कम होती है। ये बात हमें पता थी पहले से, इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। सरफेस में ऐसा क्या बदल दे कि ये एनर्जी ऑब्जॉर्व ना करे। ये एनर्जी, ये मैटर, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा ही होगा। पर हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन भी हो जाए और एनर्जी 100% रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए। इसके लिए एक शर्त है, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ऐसी एक व्यवस्था करके रखें। और लाइट अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई, ये मानो सोर्स ऑफ लाइट है, इसे एक लाइट सीधी आई और इंटरफेस पे टकराने वाली लाइट। रोहित, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये डेंसर और रेयर मीडियम का इंटरफेस है। आप ऐसा मान सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा ग्लास का ब्लॉक है, एकदम कंप्लीट कंक्रीट ग्लास, और ऊपर एयर है। और यहाँ मैंने एक लाइट सोर्स इन्फ्यूज कर दिया, वेल्ड करके एक लाइट सोर्स रख दिया जिसमें से लाइट निकलती है। ये लाइट अगर इस इंटरफेस में ऐसे आती, यहाँ से निकलने वाली लाइट सारी डायरेक्शन में जाएगी। मैं कुछ लाइट की बात कर रहा हूँ, वो सारे डायरेक्शन में जाने वाली लाइट, एक लाइट ऐसी भी होगी यहाँ से, ये अगर सोर्स है, इसमें से सारे डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। मैंने ये वाली लाइट की बात करी, ये वाली लाइट जो इंटरफेस पे ऐसे टकरा रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? नहीं समझ आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस किस चिड़िया का नाम है, ये बात पढ़े पढ़े हम पहले। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? वो जो भी तुम जानते हो। अब मैं कह रहा हूँ इस इंटरफेस में लाइट आके टकराई ऐसे, इस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? हाँ, तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0 डिग्री। यहाँ नॉर्मल बनाएंगे आप, और नॉर्मल के साथ ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। ये एंगल मैक्सिमम है कि मिनिमम है? 0 डिग्री मैक्सिमम। ठीक है। अपने मैथमेटिक्स के टीचर को जाके समझाना कि रोहित लल्ला ने कहा है 0 डिग्री मैक्सिमम है। तो क्या है, वो रिथिंक करेंगे जो बात बुक्स में लिखी है, ऑथर से बात करके 0 डिग्री। हाँ। अच्छा, दोबारा पूछ रहा हूँ, 0 डिग्री मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम नहीं। मेरे भाई, एंगल में मिनिमम एंगल क्या हो सकता है? एंगल में मिनिमम एंगल ये 0 हो सकता है। फिर दो लाइन सेपरेट होनी शुरू हो गई, ये एक एंगल बना।
फिर ये एक एंगल बना, फिर ये एक एंगल बना, ये एंगल बढ़ते बढ़ते ये 90 आया, फिर ये बढ़ते बढ़ते 180 गया, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये एंगल बढ़ रहा है ना इस एक्सिस के रिस्पेक्ट। 0 डिग्री इज द मिनिमम एंगल। खैर, मैं भूल गया था तो रोहित। अब ये वाला एंगल अगर तू गलत बोला तो मैं 7 दिन तुझसे बात नहीं करूँ। ये जो एंगल ऑफ, यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये 0, 90 या 0 से 90 के बीच में कुछ है। जीरो, शाबाश। यहाँ आप नॉर्मल बनाएंगे और ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको मैं कह रहा हूँ I1। यहाँ I0 है। फिर जब ये लाइट यहां पर आएगी, इसको मैं कह रहा हूं I2। रोहित, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1, लेट दिस बी I1, लेट दिस बी I2 एंड लेट दिस बी I3। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1, I2 एंड I3? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? I1, I2, I3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये मिनिमम है तो ये ज्यादा है। अच्छा, जो कम है वो मिनिमम है, जो मिनिमम है वो मिनिमम है, इससे कम तो हो नहीं सकता। I2 और I3 क्या है? I1 से ज्यादा। अब बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग। शाबाश। ये एंगल बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है संजूलाल, whenever light travels from denser medium to rarer medium it bends। अरे वाह। पर जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इसमें बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होता है, पर फिर भी इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है, उसके ओरिजिनल पाथ में कोई चेंज नहीं आता है, पर उसका स्पीड तो भी कम होता है। इसमें इसको मैं नोट बना दे रहा हूं। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on a surface, angle of incidence is 0, angle of refraction, angle of refraction R equals to 0, there is no bending, speed still changes, and this is also known as refraction। क्योंकि इसमें लाइट का पाथ चेंज नहीं हो रहा तो इसको रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टिल स्पीड चेंज हो रही है तो रिफ्रैक्शन इसे भी कहा गया है। स्पीड चेंज नहीं होती तो बात अलग थी। हाँ, अब बताइए ये जो R2 होगा, ये I2 से ज्यादा होगा? ये जो R2 होगा ये I2 से ज्यादा होगा ना? रेयर मीडियम में लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द, हाँ, डेंसर से रेयर जा रही है लाइट। जब डेंसर से रेयर जाती है तो रेयर में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। ये लाइट और मुड़ गई, मतलब ये ऐसी कंडीशन में आ गई है शाश्वत। अगर मैं I4, अगर मैं I4 को ड्रॉ करूं और I4 एक खास एंगल है, I4, I4 का वैल्यू ज्यादा है। ऐसा हो सकता है ना कि I4 के एक ऐसे वैल्यू के लिए जब मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेक किया तो इट स्टिल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। अच्छा आप बताइए, आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में क्या कमेंट करेंगे? I4 में जो R4 होगा, I4 के लिए जो R4 होगा वो एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं, ये जो R4 है ये 90 डिग्री आया, इसको हम आज से बोलेंगे ये है ग्रेजिंग इमरजेंस।
लाइट इमर्ज हो रही है सरफेस को ग्रेज करती हुई, इंटरफेस को ग्रेज करती हुई। ग्रेजिंग इमर्जेंस जब भी बोलूं मैं, आज समझ आना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है? रेयर मीडियम में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, यानी वो सरफेस को ग्रेज करके निकल रही है। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, द इमर्जेंस वी से इट एज ग्रेजिंग इमर्जेंस। और ऐसा कब होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में, I1 में नहीं है, I2 में भी ग्रेजिंग इमरजेंसी नहीं है, I3 में भी नहीं है। इनफैक्ट I1 से लेकर I4 तक यहाँ बहुत सारे वैल्यूज हो सकते थे। ये मानो 37 डिग्री है, या ये मानो 42 डिग्री है, ये वाला एंगल। 0 से लेकर 41, 42.9, चलो अगर मान लेते ये 42 है I4, अगर ये 42 है, 0 से लेकर 41.9 डिग्री तक मैंने सारे वैल्यूज लिए और ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं हुआ। अब ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब समझ रहे हैं? when angle of refraction in the 90 when angle of refraction in the rare medium is 90 डिग्री, 0 से लेके 41.9 डिग्री के सारे वैल्यूज में ग्रेजिंग इमरजेंस नहीं होता है। 42 में जाके पता नहीं क्या हो जाता। 42 में जो हुआ, जो घटना घटी 42 वाले एंगल में, 42 वाले एंगल में, ये I4 वाले एंगल में, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, हम इस एंगल को बोलेंगे यह क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कौन से मीडियम में होगा? लेंसर। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, whenever light travels from optically denser medium to optically rarer medium and is incident at an angle such that the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, such angle of incidence in the denser medium is known as critical angle of incidence। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में होगा, और क्रिटिकल एंगल में अगर लाइट इंसिडेंट हो गई तो रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। एक नोट बनाइए छोटा सा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का। whenever light travels from optically denser medium to optically rarer medium whenever light travels from optically denser medium to optically rarer medium and is incident at an angle such that angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, such an angle of incidence is known as critical angle of incidence। सर फराज, लास्ट क्लास में हमने स्नेल्स लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, और स्नेल्स लॉ के डेरिवेशन में हमने ये कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, refractive index of angle of sorry refractive index of medium of incidence into sine of angle of incidence is equal to refractive index of medium of refraction into sine of angle of refraction। इस स्नेल्स लॉ को आप यहां पर लगा दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? म्यू डेंसर इंटू साइन, आई की जगह ये जो I4 है इसको हम लिख रहे हैं साइन सी, वेयर सी इज क्रिटिकल एंगल। ये हो जाएगा म्यू डेंसर इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू रेरर इंटू साइन 90। अगर मैं I1 लिख रहा हूं तो वो R1 होगा,
अगर मैं I2 लिख रहा हूं तो वो R2 होगा, अगर मैं आर I3 लिख रहा हूं तो वो R3 होगा। लेकिन अगर मैं C लिख रहा हूं तो मुझे C का वैल्यू पता है, अगर ये I4 है तो ये R4 होगा, और अगर I4 C है तो R4 90 होगा। वो वाला फॉर्मूला लगाओ और C का वैल्यू क्या आ रहा है वो बताओ। एमी क्या ऑनलाइन करी, तो कुछ पता है? ऑनलाइन मैंने लिंक नहीं भेजा है, मतलब मैंने तो मैसेज भी नहीं आया, उसको पता भी नहीं चला। हाँ इसको मिटा दो, ये नहीं लिखना होगा। अरे लिख ले, तो ये वाला ये जो हुआ ये घटना लिखी। When light is incident, normally angle of incidence is zero, angle of refraction is zero. There is no bending, but still speed changes. Speed change हो जाएगा, and this is also known as refraction. स्वस्तिक क्या है? क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। देख देख के क्यों बोलोगे, थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? रेयर मीडियम, एंड इज इंसिडेंट सच दैट, नहीं नहीं, एंड इज इंसिडेंट एन एंगल सच दैट द एंगल ऑफ इन द, yes, 90 degree, such an angle of incidence in the denser medium is known as critical angle of incidence। हो गया लिखना? देखो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे, इंटरफेस यानी उसके ऊपर और नीचे अलग अलग मीडियम में, और जिस इंटरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां स्नेल्स लॉ लग जाता है। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा मीडियम लेना है, वो ये कह रहा है कि जिस मीडियम में इंसिडेंस हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium of incidence into sine of angle of incidence, refractive index of medium of refraction into sine of angle of refraction। ये है स्नेल्स लॉ। अब मैं इसको यहां अप्लाई कर रहा हूं। मेरा मीडियम ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? रेयर की डेंसर? रेयर क्यों बोल रही हो तुम? मेरा मीडियम ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? मेरा मेरा मीडियम ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? डेंसर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं म्यू डेंसर इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू रेयर इंटू साइन आर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अच्छा, आई के जगह क्या लिखूंगा? सी। और आर के जगह क्या लिखूंगा? 90। मैं इस वाले केस के लिए लिख रहा हूं ये। जब आई सी है तो ये 90 हो रहा है। अब एक काम करते हैं, डेंसर को कुछ भी मान लेते हैं, ग्लास, वाटर, टर्पिन तेल, अल्कोहल, कुछ भी। और रेयर मीडियम को मान लेते हैं एयर। और ये ग्लास, वाटर, ये ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, ये जो डेंसर है ये ग्लास वाटर कुछ हो गया, और इस रेयर को मैं क्या लिख दे रहा हूं? एयर। पाया? ये हो गया 1,
म्यू ग्लास और वाटर साइन सी इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन 90। म्यू ग्लास और वाटर साइन सी इक्वल्स टू म्यू ए साइन सी इक्वल्स टू म्यू ए बाय म्यू ग्लास और वाटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये इसीलिए लास्ट क्लास पढ़ा के भेजा। ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इसको हम लिख सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव। अगर मेरे पास ऐसे था तो इसको मैं क्या लिखता था? म्यू 2 बाई म्यू 1। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता था। तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और। हमने इसको एब्सोल्यूट बोला था क्या? एब्सोल्यूट कब होता है? इसको हम क्या बोलेंगे? एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और वाटर। इसको हम कहते हैं एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड वाटर। इसको बोलेंगे एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड वाटर। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ग्लास और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड वाटर। हमें उल्टा चाहिए। हमें चाहिए ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो मुझे इसका क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। मैं क्या कर रहा हूं? इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं 1 बाय साइन सी। और इसका भी रेसिप्रोकल कर रहा हूं ग्लास वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सॉरी, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड वाटर। और अब ये क्या हो जाएगा? और ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या रीड करूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये ग्लास है तो इसका वैल्यू हमें पता है 1.5। अगर ये वाटर है तो इसका ही वैल्यू हमें पता है 1.3। ये वैल्यू हमें पता है। अच्छा, ये वैल्यू अगर हमें पता है तो हम साइन से निकाल सकते। मैं एक लाइन और लिख रहा हूं। साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और ये हमें वैल्यू, ये हमें पता है। चलो लिखो इसको। हाँ, बोल बेटा। लास्ट, ये जो लास्ट की जो 3 लाइन मैंने लिखी है, मैं लास्ट क्लास में पूरा क्लास ये 2-3 लाइन ही समझा रहा था बार बार। तो पीछे वाले नोट्स खोल। और जो जो चेंजेस मैंने किए क्लास में, कोई है जिनको ये चेंजेस, ये ट्रांजिशन समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं रोहित? पर्टिकुलर मीडियम के लिए नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, क्रिटिकल एंगल किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए नहीं होगा। क्रिटिकल एंगल हमेशा पेयर ऑफ मीडियम के लिए होगा। आप क्रिटिकल एंगल तब पढ़ रहे हैं जब लाइट डेंसर से रेयर की ओर जा रही, और तब ये घटना घटी। आपके पास एक पेयर ऑफ मीडियम होना ही होगा। और क्रिटिकल एंगल हमेशा एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए होगा। और मैंने ग्लास को किसके रिस्पेक्ट में लिया है? एयर को रिस्पेक्ट में। वाटर को किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ? एयर के रिस्पेक्ट में। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का मुझे एक छोटा सा फॉर्मुला समझ में आ रहा है। अगर मुझे किसी पेयर ऑफ मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालना है तो क्रिटिकल एंगल होगा 1 बाय दैट मीडियम। अगर ये ग्लास है तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और क्रिटिकल एंगल अगर मुझे निकालना है वाटर का तो ये हो जाएगा वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एंड गेस व्हाट, वी नो दिस वैल्यूज। ये कितना है? 3/2। ये अगर 3/2 है, ए म्यू जी अगर 3/2 है, तो साइन सी हो जाएगा 2/3। और अगर मुझे क्रिटिकल एंगल पता करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। और ये जो वैल्यू आता है ये आता है बच्चों 42 डिग्री। ग्लास का क्रिटिकल एंगल आया 42 डिग्री। इसमें कोई डाउट? तो तुम बोले? कौन बोला? तुम बोले? एक बार दोबारा देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं।
आज कुछ है क्या? ये दो तीन मैसेज क्यों आ रहे? इज देयर एनी केमिस्ट्री क्लास टुडे? मैंने बोला था क्लास नहीं होगा या कुछ। आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है, ये भागीबाजी क्यों हो रही? मंडे क्या है? मंडे ईद है। हाँ तो फिर भी समझ में आता। ये लोग क्या प्री सेलिब्रेट करेंगे क्या? खैर इसको बाद में डील करता हूँ मैं। इधर देख। हाँ, साइन सी क्या होगा? 1 बाय ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ये वैल्यू होता है 1.5। ओ अच्छा, तुम्हें शायद यही दिक्कत हो रही थी। 1.5 तो तुम्हें याद होगा, इसको मैं 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम ऐसे निकाल सकते हैं यंगस्टर। ये अगर एयर है, ये अगर ग्लास, ये आई और ये आर, साइन आई बाई साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है ना। और साइन आई बाई साइन आर, ये वैल्यू कितना आया था? 1.5। और लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? एयर से लेकर, अरे यहाँ पता है ना, एयर से लेकर क्लास। ये जो वैल्यू है, आई का वैल्यू तुम्हें पता है, आर का वैल्यू तुमने पता कर लिया, साइन आई का वैल्यू तुमने लिखा, साइन आर का वैल्यू तुमने लिखा, ये रेशियो है 1.5। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये जो वैल्यू है ये 1.5 है, यानी 3/2 है। ये बात समझे? ए मत बात करो यार आपस में। ये वैल्यू 1.5 कैसे आया? ये हम ऐसे निकाल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर से। तो साइन सी हो जाएगा 1/3/2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3। और सी मुझे अगर निकालना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। और ये आता है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया? 42 डिग्री। कोई डाउट? समझ गए क्या? एक साइन इनवर्स, जैसे तुम साइन के वैल्यूज निकालती हो वैसे साइन इनवर्स के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये वैल्यू 42 डिग्री आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये नहीं है बस। हाँ, ये ऐसे हमें 42 डिग्री, जैसे साइन फंक्शन है, कोस फंक्शन है, वैसे उनके इनवर्स, इनको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। है कुछ जो अभी हमें जरूरत नहीं, पर इससे हमारा काम हो जाता है, इससे हमारे वैल्यूज आ जाते हैं। हाँ, ये सब क्या है? ये सब क्या है, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहां से आया? ये ऊपर एयर था। वो लास्ट क्लास में तुम्हें एक इमेजिनेशन में बोल रहा था ना, किसी भी मीडियम में। यहाँ 3/2। ये देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करो तो, एक मैसिव ग्लास ब्लॉक कहीं से तुमने अरेंज कर लिया, और यहां तुम लाइट इंसिडेंट करवाओ, यहां पर, यहां प्रोटेक्टर रख दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। चल जाएगा। अच्छा, अब तुम देख सकते हो ये एक रेड कलर की लाइट है। ये लाइट इधर से जा रही है, तुम्हें नहीं नजर आएगी? ये लाइट इधर जा रही है, तुम्हें नजर आएगी क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं यहां पे कई सारी इंसेंस स्टिक्स जला दो, धुआं कर दो, तो तुम्हें नजर आएगा यहाँ पे लाइट का पाथ। और जब लाइट का पाथ नजर आएगा, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना, तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता लग जाएगा। और फिर ये जब ग्लास में जाएगी, तो ये ग्लास में इस तरह से कुछ गई है।
और यहां पर एक सरफेस रखा है तुमने, और तुम देख पा रहे हो उस सरफेस में लाइट यहां टच हो रही है। फिर यहां पे तुम्हें एक प्रोटेक्टर रखना, और ये एंगल तुम्हें मिल जाएगा। और अगर ये एंगल तुम्हें मिल गया तो ये एंगल, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो तुम्हें यहां क्या मिल जाएगा, आर। और फिर तुम्हें साइन का आई वैल्यू लेना, इस आई का साइन वैल्यू लेना, और इस आर का भी साइन वैल्यू लेना, इस आर का साइन आई बाय साइन आर, इसका एक वैल्यू आएगा, वो होगा म्यू, किसका, ग्लास ब्लॉक का, विद रिस्पेक्ट टू एयर। और तुम इसके लिए जब सॉल्व करोगे एयर और ग्लास के लिए, ये वैल्यू आता है 1.5, यानी 3/2। ये कांस्टेंट रहे हर, हाँ, हर एक सब्सटेंस कैसे निकाल सकते। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट क्यों नहीं होता, ये समझ नहीं आता मुझे, सब कुछ समझ कैसे। ये सब क्या है, ये क्या है वो अब पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मत बात करो स्वस्तिक। हाँ बोलो। टेम्परेचर पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दौरान कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मैं अभी 3 फैक्टर लिखूंगा, लंबे लंबे लाइंस, आपको समझ आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है, तुम जिस रूम में काम कर रहे हो, तुम एसी चला दो 24 डिग्री सेल्सियस में, और एयर को और ग्लास ब्लॉक को उसमें छोड़ दो आधे घंटे के लिए, वो रूम के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 24 हो जाएगा। ग्लास ब्लॉक तुम बाहर से लेके आए थे, मानो ये गर्म था, छोड़ दो आधे एक घंटे के लिए, वो उस रूम के टेम्परेचर को एक्वायर कर लेगा, तो एयर का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम हो गया, कॉन्स्टेंट। ओ भाई, बात मत कर, वो रूम में तो एयर है ही। हाँ, तुम्हारे तुम्हारे बॉडी के हीट से इतना भी टेम्परेचर रूम का चेंज हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं। प्रोटेक्टर तुम मत यूज करो, प्रोटेक्टर इतना पतला सा, उसमें से थोड़ी लाइट पास करा रहे हो। लाइट पास करी तुम उसको रख के बस ये एंगल मेजर कर रहे हो, प्रोटेक्टर से लाइट कहाँ इंटरेक्ट कर रही है। ऐसा भी नहीं समझ आता तो एक बात और देख लो, ये ग्लास ब्लॉक को टेबल में नहीं रखे, इसको उल्टा कर लो पेपर में, जहां से लाइट पास की वहां यहाँ इंसेंस स्टिक से काफी धुआं कर दो, लाइट की स्कैटरिंग होगी, तुम्हें लाइट का पाथ दिखेगा, तो पेंसिल से लाइट का पाथ बना लो, या काफी सारे पिन रखो, ये सब एक कार्डबोर्ड के ऊपर करो, ये सब एक कार्डबोर्ड के ऊपर करो। एक ग्लास ब्लॉक जिसको तुमने सुला दिया, लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाई, धुएं की वजह से तुम्हें लाइट का पाथ दिखा, और लाइट के पाथ में तुम काफी सारे पिंस लगा दो, तो तुम्हें पता चल गया लाइट का पाथ है। अच्छा, फिर जब ग्लास ब्लॉक से लाइट निकलेगी, तो यहाँ भी धुएं की वजह से तुम्हें लाइट का पाथ दिखेगा, कि जो लाइट का पाथ है वहां तुम पिंस लगा दो, या पेंसिल से लाइन बना दो, और ये जो इंटरफेस था इसको भी पेंसिल से बना दो, और ये जो इंटरफेस है इसको भी पेंसिल से बना दो। अब ग्लास ब्लॉक को हटा दो, धुआं वहां हटा दो, तुम्हारे पास इंटरफेस है, लाइट ऐसे आई थी और ऐसे गई है। अब इंटरफेस पे प्रोटेक्टर रखो, एंगल मेजर कर लो, वहां धुआं गर्म होगा, तो धुआं हटा दो, हटा दो, साफ कर दो। अब कोई डाउट है तुम्हें? हाँ देखो इधर, ये ग्लास ब्लॉक है। अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता चल गया, क्रिटिकल एंगल किसका, ग्लास का कि एयर का, ग्लास का, अगर आपको क्रिटिकल एंगल पता चल गया, आप लाइट के साथ खेलना शुरू कीजिए। ये मानो लाइट इस सरफेस पे ऐसे टकराई, ये है 42 डिग्री। बताइए इस लाइट के साथ क्या होगा, ग्लास का क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ये है 42 डिग्री।
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप इसका करेक्ट आंसर देंगे, फिर भी एक रिस्क ले रहा हूँ कि शायद आप देते। हाँ बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 42। 42। खा जाऊंगा तुझे, मैं कह रहा हूँ खा जाऊंगा तुझे, सोच के बोल। अरे हाँ 42, सच। अगर इंसानों वाली जरा सी भी बात आपके अंदर होती तो आपको याद आता कि बिना नॉर्मल बनाए एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना गुनाह है, जुर्म है, महापाप है। पाप क्या होता है? ये कितना है? 40। अच्छा, अब लाइट इंसिडेंट हुई है किसमें? डेंसर मीडियम में। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, लेस देन क्रिटिकल एंगल, या मोर देन क्रिटिकल एंगल? मोर देन। अगर ये 41 डिग्री होता तो हम क्या बोलते? लाइट इज इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम लेस देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये 42 होता हम कहते लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और अगर ये 48 डिग्री है, हम बोलेंगे लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम। ना, लाइट अगर एक एंगल में इंसिडेंट होती है डेंसर मीडियम में जो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो इसमें क्या घटना घटती है, उसके लिए हम एक बार दोबारा डायग्राम को बनाएंगे। ये ग्लास है और ये एयर है। रोहित, ए रोहित, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, डेटा याद रखिए। ये है 42 डिग्री, इसका क्या होगा? वेल, हाँ 90 डिग्री क्या? 90 डिग्री क्या? क्या होगा इसका? क्या होगा इसमें? अब क्या होगा इसमें? अगर लाइट ग्लास में ट्रैवल कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास में 42 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 डिग्री है, इस लाइट के साथ क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस। इसका ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेडियल मीडियम इज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेडियल मीडियम इज 90 डिग्री। यानी इस सरफेस को ग्रेज करती हुई निकलेगी। इसी को बार बार हम कह रहे हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। नेक्स्ट, अगर ये लाइट इंसिडेंट होती है, अच्छा ये जो एंगल है ये लेस देन 42 डिग्री, इसके साथ क्या होगा? ये मीडियम से बाहर आएगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42 डिग्री होगा। सॉरी, ये लेस देन 42 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन 42 होगा। हाँ, अगर ये क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हुई है, मत बात करो आपस में। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेडियल में कितना होगा? 90। चलो ऐसे देखो, फिर से स्टार्ट करते हैं। देख शाश्वत, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसके लिए? 0 डिग्री। ये सीधी आ गई। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, यही क्वेश्चन आते ही। ये तो सीधी चली जाएगी। अच्छा, कह रहा है कि ये है क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये दोनों लेस देन क्रिटिकल एंगल है, और अगर ये दोनों लेस देन क्रिटिकल एंगल है, दे विल कम आउट ऑफ द मीडियम एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें ग्रेजिंग इमरजेंस हो। अब अगर मैं एक लाइट और बनाऊं, ब्लू वाली लाइट, ना बताइए इसका एंगल
क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, उससे कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना? ज्यादा होगा ना? नहीं होगा। ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना? सोच के हाँ बोलना, बिना समझे हाँ मत बोल। हाँ समझी कि नहीं समझी? नहीं समझी। जैसे जैसे लाइट बेंड हो रही है, ये देख, ये नॉर्मल है संजू, ये नॉर्मल है। ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये मान ले 2 डिग्री। ये मान ले 10 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा संजू? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये मान ले 45 डिग्री। ये तो रहा है। अच्छा अब तू इसको उल्टा देख, ये नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 0 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, फिर ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है। ये नॉर्मल है, ये एक लाइट है, इसका कुछ एंगल होगा। ये एक और लाइट है, इसका एंगल ऑफ ज्यादा होगा ना, इंसिडेंस। फिर एक ऐसी लाइट है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा है। इसको देख, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना? हाँ या ना? अच्छा, अगर क्रिटिकल एंगल है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। और अगर ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, तो उसी मीडियम में लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई। मान ले ये ग्लास है और ये एयर है, और क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। ये एंगल है, मान ले ये 42 डिग्री है, और ये मान ले 45 डिग्री है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ना? लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। लाइट लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। और मैंने कहा रिफ्लेक्टेड बैक, और अगर लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? बोर्ड की तरफ देख, मेरे तरफ, मेरे चेहरे में थोड़ी लिखा है। ये बात तो अब बोलेगी पूरा क्लास खत्म होने के बाद। ऊपर बैठ जा, घोचू आदमी एकदम। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45। और मैं कह रहा हूं लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। लाइट गेट अगर रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएंगे। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है? कम की ज्यादा? कम। कोई बात नहीं गिरेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बोल रहा था मैं, तो रिफ्रैक्शन समझ। रिफ्रैक्शन नहीं, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ये हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहां से यहां, ये वाली लाइट, ये रिफ्रैक्शन है। ये क्या हुआ है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये रिफ्लेक्शन है। और लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा। तो बता ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो ना। एक मिनट रुको, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। ये कितना होगा? 45। और मैंने चेक किया ये 45 यार। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45, तो मैं पक्का से बोलूंगा कि रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। बट एंगल बराबर क्यों हो गया? और जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो मेरा ध्यान इसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। इसीलिए, क्योंकि ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है नॉर्मल रिफ्लेक्शन? नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लिए मुझे याद है मेरे टीचर ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए।
यहां तो मैंने नहीं लिया था, यहां तो कोई मेटल ऑक्साइड की कोटिंग नहीं थी। रिफ्लेक्शन हम बाय फोर्स कराते थे, हम एक सरफेस में लाइट भेजते थे और उस सरफेस को ट्रांसमिट होने से रोक देते थे। यहाँ एक मेटल ऑक्साइड की कोटिंग करते थे तो लाइट मजबूरी में इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रांसफर हो जाती थी। रिफ्लेक्शन हमेशा ऐसे ही होता है प्लेन मिरर में, पर यहाँ तो प्लेन मिरर भी नहीं था, यहाँ तो कोई कोटिंग भी नहीं थी, यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए था, पर ये घट गया। और जो ये घटा, अब मैंने लाइट की इंटेंसिटी चेक की, तो यहां जितनी इंटेंसिटी थी भाई साहब, यहां भी एग्जैक्टली वही इंटेंसिटी, मतलब नो एनर्जी इज लॉस, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन में होता है, यहां कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इसको क्या बोलूंगा, टोटल। हेलो, इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल। टोटल क्यों, द होल एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। ग्लास मीडियम से लाइट चलना शुरू की थी, ग्लास मीडियम में बैक हो गई और रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं है। और अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहते हैं, जहां एनर्जी टोटल रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो आपको लाइट को किस कंडीशन में इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में ये क्या देख पा रहा हूं, क्या है ये कहां से आता है, इस समुद्र में मुझे भी डुबकी लगानी। मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि एक दिन सुबह सुबह मैं भी आऊंगा, और जैसे मैं सुबह सुबह आके लोलाबाई गाता हूँ, एक दिन तुम लोग आना, लोरी लोरी, एक दिन तुम लोग ये लोरी गाना, और मैं वहां बैठू और झूमू एक दिन। यही बात है। चलो अब क्लास शुरू करो। whenever light is incident whenever light is incident at an angle greater than critical angle for that pair of medium, and light must be traveling from denser medium to rarer medium, and it must be incident at an angle greater than critical angle. ये 42 डिग्री तो क्रिटिकल एंगल है। whenever light is traveling from optically denser medium to optically rarer medium and is incident at an angle greater than critical angle for that pair of medium, it gets reflected back in the same medium. It gets reflected back in the same denser medium. This phenomenon is known as total internal. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रिलेशन क्रिटिकल एंगल से है या नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रिलेशन क्रिटिकल एंगल से है या नहीं है, कैसे है। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द विच मीडियम, इन द डेंसर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस चिड़िया का नाम है समझ आया। एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी डेफिनेशन लिखिए और फिर इस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल whenever light travels from optically denser medium to optically rarer medium and is incident at an angle greater than and is incident at an angle greater than when light travels from optically denser medium to optically rarer medium and is incident at an angle greater than critical angle, greater than critical angle for the pair of medium, it gets it gets reflected back in the same denser medium, in the same denser medium. This is known as this is known as total internal, this is known as total internal reflection.
अब ना आपसे क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है आपसे डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कभी कभी आपसे पूछता है कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो ना अपने स्टूडेंट्स को बेवकूफ ही समझता है, वरना ऐसे सवाल कौन पूछता है। डेफिनेशन में ही दोनों कंडीशन, पहला कंडीशन डेफिनेशन का पहला सेंटेंस है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली, ये कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1। एंड कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 क्या होगा, ये है कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। ये सेकंड कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अलग से कुछ पढ़ के जाने की जरूरत है ही कहां, ये समझा। अब हम इस डायग्राम में आते हैं, इस डायग्राम कंप्लीट द रे डायग्राम। हाँ हाँ रुका हुआ ही, मैं बता देता हूं क्या पढ़ाया। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट होती है, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट होती है, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट होती है तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। और अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में इंसिडेंट होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हुई है तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हुई है, क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट हुई है तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। लेकिन अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में इंसिडेंट हुई है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इन दो बातों का ध्यान में रख के इस रे डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करें। अच्छा ये बताइए, ये एंगल 42 डिग्री है, ये एंगल 42 डिग्री सिर्फ रोहित के लिए दिया रहेगा। ये जो 42 डिग्री है ये लाइट सरफेस के साथ बना रहा है, नॉर्मल के साथ नहीं। ये एंगल सरफेस के साथ है, नॉर्मल के साथ नहीं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ। तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और नॉर्मल बना के आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता लगेगा। और ये कितना है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, उसके कम है या उससे ज्यादा है, उसके बराबर है, ज्यादा है। और अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा, ये ग्लास है बेटा, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन 42 डिग्री, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। और जो रिफ्लेक्शन होगा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 48। हम यहाँ पे एक लाइट बना दें, और ये एंगल कितना है, अच्छा ये अगर 48 है तो ये एंगल कितना होगा, ये 42 होगा ना। ये अगर 42 है, ये अगर 42 है, ये एंगल कितना है, मुझे एक बच्चा चाहिए बताने के लिए कि एंगल कितना है, 90। अगर ये 90 है, ये 42 है, तो ये एंगल कितना है 48, 48। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है रोहित, ए बी सी, बीसी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बीसी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। बोलने दो उसको। कितना है मनामी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तुम लोग की ना आदत थोड़ी गलत, तुम लोग फटाक से आंसर देने की आदत है, कुछ सोचते नहीं हो क्या। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो लाइट नॉर्मल के साथ बना, सरफेस के साथ नहीं। बीसी नॉर्मल है कि सरफेस है, बी और सी ग्लास का सरफेस है कि नॉर्मल है, तुमने नॉर्मल बनाया, तुम्हें नॉर्मल बनाना चाहिए। फिर लाइट नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है उसको देखना चाहिए, फिर आंसर बोलना चाहिए। नॉर्मल बनाओ, एंगल बोलो, कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 40। शाबाश, यहां नॉर्मल बनाओगे, यहां यह है नॉर्मल। और अगर ये 48 है तो ये कितना होगा 40।
2 डिग्री। अब लाइट इंसिडेंट हुई है, ये डेंसर मीडियम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन, सॉरी, एट इज इंसिडेंट एट एन एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज, ये लाइट इस सरफेस को छू कर निकले, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कंप्लीट रेट आएगा। ये एक आईसीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, 2014। क्या था? कंप्लीट द रे डायग्राम, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास ब्लॉक इज 42 डिग्री। बस ये एक दे दिया। और आधे से ज्यादा बच्चे क्या करके आए थे? आधे से भी ज्यादा बच्चे क्या करके आए थे? ये 42 डिग्री देख के लालच में आके बस ये करके आ गए। अरे भाई, सेंस नहीं। किसने कहा छुट्टी होगी? 5 मिनट और बाकी। अरे, हो गया। बहुत अच्छा। ए, हो गया। ओए, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जा रहा, बोला नहीं जा रहा। सारे सारे आंसर की 0 डिग्री है। अब बोल भी रहा 0 मैक्सिमम है। ए, हो गया क्या? एक क्वेश्चन और बोलो। मुझे कोई ए, मुझे इतना सब पढ़ाने के बाद कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं कोई टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक साधारण सा रे डायग्राम आप कंप्लीट करना। एक राइट एंगल, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल है, जो भी इसकी स्पेलिंग आइसोसेलिस और आइसोसेलिस जो भी है, एक राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल है। और अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल जो है, ये बेसिकली एक ग्लास का प्रिज्म है। हाँ, ये ग्लास का बना हुआ एक प्रिज्म है। ये जो शेप बनेगा वो ग्लास का बना हुआ है और लाइट इंसिडेंट हुई है नॉर्मली ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम। और अगर लाइट ग्लास से पास हो रही है तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या हो? ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। अरे बोला ना, ये बेसिकली ग्लास प्रिज्म है। शाबाश, वेरी गुड। अब वहां नहीं जाएगा तो सारे ट्रायंगल में अंदर जो जो एंगल्स होंगे सारे एंगल बना बस। वेरी गुड। देखो, बहुत खूबसूरत डायग्राम है। संजूलाल, संजूलाल, ए संजूलाल, ये बना भाई थी, ये हाइपोटेन्यूज है और ये दोनों क्या है संजूलाल? इक्वल। A light is incident normally on the hypotenuse. लाइट नॉर्मली आई और नॉर्मली इंसिडेंट हो गया हाइपोटेन्यूज में।
ये बता, अगर लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जीरो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? जीरो। लाइट सीधी चली जाएगी और जाके संजूलाल इस सरफेस पे टकराएगी। अब तुझे मैथ्स तो आती ही है मेरे से अच्छी, तो ये बता, अगर ये 90 है संजूलाल, तो ये एंगल कितना है? वाह। और ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना है? बाबू ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल कितना था? अरे भाई, ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 45। और ये कितना होगा? 45। 42 डिग्री ग्लास का क्रिटिकल एंगल है। ये इस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल है। बाबू इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं? 60 60 60। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं, ये 90, छोटे साइड का ऑपोजिट एंगल भी छोटा, बड़े साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा, ये छोटे साइड का ऑपोजिट एंगल ये 30 डिग्री है, ये बड़े साइड का ऑपोजिट एंगल ये 60 डिग्री है। और अगर ये 90 है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल, मतलब ये 45 और ये भी 45। ओके। रोहित 40 बोल रहा है, रोहित 60 आ गया। समझो, समझी बेटा? अच्छा ये बता, ए बी सी, बीसी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? बीसी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। ये सब जीरो जीरो, ये सब जीरो कहां से आ रहा है? तो पागल हो जाओ, जीरो यार, जीरो कहां से दिख रहा है? बीसी सरफेस, एबी में तो समझ में आता है, बीसी में कैसे जीरो? तूने नॉर्मल बनाया, अगर तूने नॉर्मल नहीं बनाया तो तू नॉर्मल नहीं है, तू मार डैश। चलो यहां बनाते हैं नॉर्मल, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ा मजाक के लिए ऐसा बोलता हूँ। नॉर्मल है कि एकदम से पहले क्लास में चीजें समझ आए, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जानबूझ के बोलता हूँ मैं। हाँ, अब ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? चुप कर तू, तू चुप चुप। ये 90 है, ये 45 है, ये कितना होगा? 45। अच्छा, अगर ये 45 है, तो बस ये बता मुझे, ये एंगल कितना होगा? बस, शाबाश। अब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसका क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? 45। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और ये एंगल कितना है? लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल भी है 45। और अगर ये 45 है अंशुलाल, तो ये भी कितना है? 45। और अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना है? 45। यहां बनाएंगे नॉर्मल, और ये एंगल कितना है? 45। लाइट इज स्टिल इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन, light is traveling from denser to rarer, is incident at an angle greater than critical angle, it again suffers total internal reflection। ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एंगल कितना होगा? 45। अच्छा, अब मुझे संजूलाल तेरा आंसर सही लगेगा, बोल, एबी सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। अब तो सही बोली, ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। लाइट इस सरफेस से बाहर आ जाएगी, लाइट इस सरफेस से बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये क्या होगा? नॉर्मल। और इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, अंदर जो भी रे है उन सबको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे।
अंदर सारे रे रिफ्रैक्टेड है और बाहर जो आ गई उसे कहते हैं इमर्जेंट रे। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन द डायग्राम। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। पैरेलल इसे कहते हैं, एंटी पैरेलल इसे कहते हैं। पैरेलल अगर होगा तो थीटा 0 होगा, एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 होगा। यहाँ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज 180 डिग्री। समझ आई बात? आज यही तक करते, नेक्स्ट क्लास में ऐसे करना। बुक पढ़ना, बुक में जो प्रिज्म के रे डायग्राम है वो सॉल्व मत करना, वो सॉल्व मत करना, सर के ऊपर से जाएगा, उसमें एंगल्स नहीं लिखे हुए, बस कंप्लीट रे डायग्राम हम क्लास में करेंगे। यहां तक जो भी पढ़ा है वो पढ़ के आना, ठीक है? घर पे पढ़ के नहीं आना, मैं पढ़ाऊंगा।